हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 8 से 15 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज का देहवाक्य देख लेते हैं। देहवाक्य है, निराशावादी हर अवसर पर कठिनाइयों को देखता है जबकि आशावादी व्यक्ति मुश्किलों में मौका तलाशता है। तो आशावादी बनिए, निराशावादी नहीं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था उसे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर है 1668 में, 1668 में। इसके बारे में छोटा तथ्य जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी जो होती है ना, चारों तरफ से दीवार लगा के किलाबंदी कर देते हैं, तो वो इन्होंने कर दी तुरंत। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह, पहले इनकी राजधानी सूरत में थी, उसके बाद इन्होंने सूरत की जगह उसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया, मतलब बॉम्बे में अपना मुख्यालय बना दिया। समझ गए आप। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को 32 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिज़ोरम। मिज़ोरम को 32 मिलियन दिए गए हैं एक परियोजना के लिए, वो है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। दिया किसने? विश्व बैंक ने। चलिए मिज़ोरम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा, यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ की राजधानी है आइजोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने मिज़ोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रबंधन क्षमता में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। मिज़ोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना से राज्य के स्वास्थ्य विभाग और उसकी सहायक संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूती मिलेगी। मतलब जो स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर है, जो सेवाएं हैं, उन्हें बेहतर करने के लिए ये पैसा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। मतलब ऐसी कौन सी किस देश की महिला टीम है जिसने लगातार 22 वनडे जीत लिए हैं। तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार 22 वनडे जीत लिए हैं। चलिए, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है कैनबेरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वनडे आप जानते होंगे, वनडे जो होते हैं 50 ओवर वाले जो होते हैं उन्हें वनडे बोलते हैं। ठीक है, एक दिन, वन डे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगन शॉट 52/4 की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद, मतलब 52 रन दिए और 4 विकेट चटकाए। इसके बाद लेग गॉर्डन ने नाबाद 50 रन के दम पर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया और माउंट मनुगुई में खेले गए इस मुकाबले को जीत ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने लगातार 22 वनडे जीत के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले था, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जो थी इससे पहले वो रिक्की पोंटिंग के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। इस रिकॉर्ड ने रिक्की पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने 2003 में लगातार 21 वनडे जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को वनडे में आखिरी बार अक्टूबर 2017 में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वो लगातार जीतती आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है NV रमना। इस बार NV रमना बनाए जाएंगे। बोबड़े साहब ने ही इनका सजेशन दिया है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति कौन है हमारे? वो हैं श्री रामनाथ कोविंद। तो ये हैं NV रमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस NV रमना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान CJI SA बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। CJI ने ही केंद्र सरकार से जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश की थी,
जिसके बाद केंद्र ने राष्ट्रपति को उनका नाम बढ़ाया था। जस्टिस रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये वाली बात याद रखना। और जस्टिस रमन्ना का जो कार्यकाल है वो 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो CJI बनेंगे। तेलुगु भाषियों की बात करें तो वह दूसरे होंगे, क्योंकि सुब्बे राव भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ACU के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर है शब्बीर खंडवाला। ठीक है, चलिए तो ये हैं शब्बीर खंडवाला। आगे बढ़ते हैं। शब्बीर हुसैन शेखामद खंडवाला BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 1973 बैच के IPS अधिकारी 70 वर्षीय अजीत सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। मतलब इनसे पहले जो थे वो कौन थे? तो वो थे अजीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत में कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो इसका राइट आंसर है 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। चलिए 3 अप्रैल शीर्ष भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शुक्रवार को शबाब अली अहली क्लब में चल रहे तीसरे शेख हमदन बिन राशिद अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 टूर्नामेंट में 17 पदक जीते हैं। ये वाली बात रखना कि 17 पदक अभी तक वो जीते हैं और 4 रहे हैं उसमें गोल्ड। ठीक है, ये वाली बात आप भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार कौन से नंबर का होगा? वो 30वें GD बिरला पुरस्कार इस बार दिए जाएंगे। इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। चलिए तो ये हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के 30वें GD बिरला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में इनका अनुप्रयोगों के लिए चुना गया है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक संकाय सदस्य हैं। और बाकी आपको कुछ भी जानकारी हो देख लेना। अभी हम जानते हैं पहले पुरस्कार के बारे में। तो 1991 में स्थापित यह पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। प्राप्तकर्ता को एक चयन बोर्ड द्वारा चुना जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा शाह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है 12.5%, 12.5%। अब जानते हैं IMF के बारे में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब MD कौन है? तो वो है क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये हैं हमारे भारत मूल की गीता गोपीनाथ। ये वाली बात आप अच्छी तरह से याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन DC US में। फॉर्मेशन कब हुई थी, मतलब स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके अंडर काम करता है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यूनाइटेड नेशन UN के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेज़ी से बढ़कर 12.5% पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि दर चीन के मुकाबले भी अधिक होगी, ये बात भी उन्होंने बोली है। IMF ने अपने सालाना वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा है कि साल 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% के आसपास आ जाएगी। मुद्रा कोष ने विश्व बैंक के साथ होने वाली सालाना बैठक से पहले यह रिपोर्ट जारी की है।
ठीक है। बाकी आप इसके अंदर जो पढ़ना पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ है एजेंसी कौन कौन सी हैं और उन्होंने किस विकास दर का अनुमान लगाया है, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे फिच है तो 12.8% का लगाया है, मूडीज़ ने 12 का, IMF ने 11.5 का, केयर रेटिंग्स ने 11 से 11.2 का, S&P ने 11 का लगाया, S&P ने, और RBI ने 10.5% का लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये हैं रमेश पोखरियाल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति 2020 कार्यान्वयन योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के समग्र उन्नति का शुभारंभ किया। 2022 में जो शिक्षा नीति आई थी उसको ठीक से अप्लाई करने के लिए सार्थक ऐप को लॉन्च किया गया है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा कोविड के केस बढ़ रहे थे तो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया था। इसलिए दोबारा से एक सार्थक ऐप के द्वारा लोगों तक इसे कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? इसका राइट आंसर है वियतनाम। ठीक है, चलिए वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुएन जुआन फुक, कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और वियतनाम ने मंगलवार को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ बदलती क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच यह वार्ता डिजिटल तरीके से हुई थी। यह चर्चा दूसरी समुद्री सुरक्षा संवाद के हिस्से के रूप में हुई है। विदेश मंत्रालय ने इसमें कहा है कि समुद्री सुरक्षा क्षेत्र के घटनाक्रम, क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियां और दोनों देश के बीच सहयोग के अवसर पर भी विचार विमर्श किया गया है। और हाल ही के वर्षों में दोनों देश के रक्षा और सुरक्षा संबंध लगातार प्रगाढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में अपने वियतनामी समकक्ष गुएन सुआन फुक के साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस सूची में फिर से लगातार चौथी बार जेफ बेजोस ने अपना पहला ही स्थान बरकरार रखा है। और दूसरे नंबर पर आए हैं एलोन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। तो ये हैं जेफ बेजोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स लिस्ट की खास बातें हैं। फोर्ब्स की सालाना लिस्ट $1 अरब से ज़्यादा की दौलत रखने वाले लोगों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। साल 2021 में 2755 लोग इस लिस्ट में जगह बना पाने में कामयाब हुए, जो पिछले साल की संख्या से 600 ज़्यादा थी। लिस्ट में जगह पाने वाले सभी लोगों की पूरी दौलत को मिला दें तो ये 13.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बनती है। साल 2020 की लिस्ट में ये $8 खरब ज़्यादा है। इसमें से 86% लोगों ने कोरोना महामारी के दौर में अपनी आर्थिक हैसियत को और बेहतर किया। फोर्ब्स मैगजीन ने इस और ध्यान दिलाया कि साल 2021 की लिस्ट में 493 नए नाम जोड़े गए हैं, यानी प्रत्येक 17 घंटे पर एक नया अरबपति। इन नए लोगों में 210 चीन के हैं, जबकि 98 अमेरिका के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस लगातार 4 साल से दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स के ओहदे पर बने हुए हैं, जिनकी कुल संपत्ति $177 अरब है। पिछले साल से $64,000 बढ़ गई है और इसकी वजह उनकी कंपनी के शेयर की कीमत का बढ़ना है। बाकी जो भी आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। पहले पर जेफ बेजोस, दूसरे पर एलोन मस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात जानते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट में भारतीय नाम कौन कौन से हैं। तो फोर्ब्स की लिस्ट में भारतीय नामों में सबसे ऊपर उद्योगपति नाम आता है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। याद रखिएगा कि पहले भारतीय हैं जो 10वें नंबर पर हैं, वो कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, बाकी आप इसके अंदर जो पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने फ्लिपकार्ट को कितने एकड़ भूमि आवंटित की है? तो इसका राइट आंसर है 140। ठीक है, 140 एकड़ भूमि आवंटित की है फ्लिपकार्ट के लिए हरियाणा ने। आगे देखते हैं।
हरियाणा सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयर हाउस स्थापित करने के लिए 140 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने की मंजूरी दे दी है। फ्लिपकार्ट का यह विशाल गोदाम गुरुग्राम जिले के मानेसर के पटली हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य औद्योगिक व बुनियादी ढांचा विकास निगम की इस भूमि को 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से आवंटित किया गया है। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। इसके बारे में जो कुछ जानकारी लेनी हो वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 17वीं बिस्मटेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप जानते हैं श्रीलंका के बारे में। तो इसके प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे, राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। चलिए अब जानते हैं बिस्मटेक के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं इसकी जानकारी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बिस्मटेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्रीलंका की अध्यक्षता में यह बैठक वर्चुअली माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान भारत ने बिस्मटेक ढांचे के तहत आगे भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और संगठन को मजबूत, जीवंत, अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। बैठक में भारत द्वारा आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम, परिवहन एवं संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं बैठक का परिणाम क्या रहा। कि बैठक के दौरान श्रीलंका में आयोजित होने वाले आगामी बिस्मटेक शिखर सम्मेलन में अपनाने हेतु बिस्मटेक परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का समर्थन किया गया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य इस मास्टर प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि कई सड़कें और नदी लिंक इस क्षेत्र से गुजरते हैं। और आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो वो आपको इसमें मिल जाएगी। आगे देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बिस्मटेक के बारे में एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। इसका पूरा नाम आपको बता दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके 7 सदस्य देशों में से 5 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं और जो 2 हैं वो म्यांमार और थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। और बाकी जो जानकारी है वो आप इससे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण किसने विकसित किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हर साल डेंगू को बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली की टीम ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो 1 घंटे में डेंगू के वायरस का पता कर लेगा। यह डिवाइस अल्ट्रा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है जो वायरस को तेज़ी से पता कर लेता है। रिसर्च टीम का कहना है कि यह डिवाइस तेज़, छोटे और सस्ता भी है। इंस्टीट्यूट की रिसर्च टीम ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है और अब इंस्टीट्यूशनल पार्टनर की मदद से इसे मार्केट में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो ये बनी है नेत्रा कुमानन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इन्हें भी। तो ये है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन ने बुधवार को ओमान में इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। 23 वर्षीय नेत्रा अब ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है आशुतोष भारद्वाज। ठीक है, चलिए ये हैं आशुतोष भारद्वाज। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृबद्ध के लिए दिया गया है। उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, चलिए, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। भारत में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल और NAFED के हनी कॉर्नर लॉन्च किए हैं। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत संचालित है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और मधुमक्खी के उत्पादों के ट्रांसबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। और बाकी कुछ जानकारी चाहिए हो तो वो आपको इसमें मिल जाएगी, PDF आपको प्राप्त की जाएगी, आराम से पढ़ना। और बाकी यहाँ से पढ़ना है तो वो भी आपको जानकारी पूरी दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किस देश की नौसेना ने किया है? अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, और जल्दी वापस आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ में। और जल्दी वापस आइए, बने रहिए, बिल्कुल भी मन नहीं तोड़ना है, थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। 35 क्वेश्चन लगभग 8 डेज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अब जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, कैपिटल है वॉशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया। भारतीय EEZ में प्रवेश करने वाला युद्धपोत एक गाइडेड मिसाइल डिसास्टर US जॉन पॉल जोन्स था। ठीक है, अब बाकी आपको जो भी जानकारी हो कि कानून का संयुक्त सम्मेलन क्या है और हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के कारण क्या है, ठीक है, तो वो आपको PDF से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए देश की पहली महिला यात्री का नाम क्या है? यात्री का नाम दिया गया है, वो कौन है? तो किस देश ने दिया है? तो वो दिया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जैद अल नियान, कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। ठीक है, दिरहम। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। नोरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। घोषणा में उनके या उनके पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्ला के बारे में कोई जीवन संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन याद रखना, जो अगर महिला की बात करेंगे तो नोरा अल मतरूसी और जो पुरुष की बात करेंगे तो मोहम्मद अल मुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्माइल प्लस नामक पैकेज की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है टोयोटा क्लोस्कर मोटर्स। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। ग्राहक सबसे पहले के दर्शन के अनुपालन और मूल्य वर्धित सेवाओं के जरिए अनूठी ग्राहक सेवा मुहैया कराने के निरंतर प्रतिबद्धता के कार्यक्रम में टोयोटा क्लोस्कर मोटर्स ने एक व्यापक और अनुकूल बनाए जाने योग्य सेवा पैकेज स्माइल प्लस की शुरुआत की है। इस पेशकश के रूप में इस पैकेज को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बनाया जा सकता है तथा इसमें देश भर में उपलब्ध प्रीपेड पैकेज शामिल रहेंगे। पैकेज को डिज़ाइन करने में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि TKM भविष्य की मोबिलिटी की आवश्यकताओं के लिए तैयार है और मूल्यवान ग्राहकों को बेहतर, आकर्षक तथा बाधा मुक्त सेवा अनुभवों से आगे भी सहायता करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। ठीक है, चलिए, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में नेहरू पार्क में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह जम्मू और कश्मीर के 2 KISCE में से एक है। दूसरा जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरानी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दूती चंद्र को। ठीक है, अब देख लेते हैं दूती चंद्र। तो ये हैं दूती चंद्र। चलिए, जकार्ता एशियन खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धापक
दूती चंद्र को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की बिरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक खेल के क्षेत्र में दूती चंद्र के योगदान को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। और इन्होंने दूती चंद्र ने 100 मीटर की दौड़ 11.22 सेकंड में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई से कन्याकुमारी तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 484 मिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एडीबी के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अस्कावा, हेडक्वार्टर है फिलीपींस और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। चलिए, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु में CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 484 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं जानकारियाँ वही दे रहा हूँ जो ज़रूरी हैं। तो याद रखिएगा कि यह परियोजना के प्रभाव में 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करेगा। ठीक है, और इसमें एक बात और वाली याद रखिएगा कि CKIC पूर्व तटीय आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है और CKIC का मुख्य उद्देश्य उत्पादन नेटवर्क में विनिर्माण उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना और गलियारे के साथ नौकरियां पैदा करना है। प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्या है वो आप जान लीजिएगा। परियोजना के बारे में जानना है तो वो भी आप जान लीजिएगा PDF के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स वफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नोमैडलैंड को। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की है। बाफ्टा 2021-20 और 21 की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार का 74वां संस्करण है और अधिकांश नामांकन अमेरिकन ड्रामा नोमैडलैंड 7 किए गए थे और ब्रिटिश कॉमिंग ऑफ एज ड्रामा रॉक्स इसके लिए भी 7 किए गए थे। और अधिकांश पुरस्कार किसे मिले हैं? तो वो भी नोमैडलैंड को ही मिले। कितने? 4 मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सुशील चंद्रा। ठीक है, तो ये हैं सुशील चंद्रा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए सरकार ने निर्वाचन सदन में शीर्ष पद के लिए उनके नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। सुनील अरोड़ा के पद से हटने के एक दिन बाद 13 अप्रैल को चंद्रा पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का एक प्रतीक है। हजारों की तादाद में लोग बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। वे लोग शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और सभी निहत्थे थे, लेकिन दमनकारी सत्ता को हथियारबंद आंदोलन से ज़्यादा निहत्थे लोगों का प्रदर्शन चुभता है। ऐसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड मामले में भी हुआ। निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया, लेकिन जलियांवाला बाग में भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े बदलाव का कारण बनी, जिनके बारे में आप आगे जान सकेंगे। अगर आपको जानना है तो आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। कुछ जानना है तो आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं, कुछ और जानना है तो आपको बुक्स के थ्रू मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आए चक्रवात का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सिरोजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटवर्ती हिस्से में चक्रवात के कारण कई शहरों में भारी क्षति हुई है और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी से चक्रवात सिरोजा, याद रखना सिरोजा नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, कि अभी अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी चक्रवात आया है तो वो क्या है, तो आप याद रखिएगा कि उसका नाम है सिरोजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा किसने की है?
तो ये की है अमेज़न इंडिया ने, ठीक है। अब अमेज़ोन के बारे में जान लेते हैं। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, सीईओ हैं जेफ बेजोस मई 1996 से, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूएस अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन इंडिया ने रविवार को अपने मेंटर कनेक्ट कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अमेज़न लॉन्च पैड की पहल के तहत नामांकित स्टार्टअप्स और उभरते ब्रांड मालिकों की वृद्धि को तेज करना है। इसके बारे में जानना है तो आगे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार, जिसका अनुवाद गुड डाइट गुड कॉग्निशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और विज्ञान संपर्क ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम विजन भारती और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वतः निकाय विज्ञान प्रसार ने एक साथ मिलकर मिशन आहार क्रांति की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है। चलिए, ये हैं भुवनेश्वर कुमार। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 13 अप्रैल को मार्च महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता का ऐलान किया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों के लिए भारतीय गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार को चुना गया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर है मिस्र, मतलब इजिप्ट। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी, कैपिटल है काहिरा और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस देश को 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने 1 अरब डॉलर की सहायता दी है, वो किसे दी है? बांग्लादेश को। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, राजधानी ढाका और करेंसी टका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड महामारी से निपटने और भविष्य में इससे उत्पन्न संकट तथा कोविड-19 टीकाकरण के लिए 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। कोविड आपात कार्रवाई और महामारी से निपटने की तैयारी के लिए बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर मिले हैं, जिससे 5 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए ज़रूर से, और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाइए, अपने व्यूज़ बढ़ाइए, लोगों को दिखाइए। ऐसा आपको जो मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ साथ में मिल रही है और ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि आप बाद में पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। बहुत हाई लेवल तक के आपके एग्जाम करंट अफेयर के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। टॉप 35 7 डेज़ एक निचोड़ आपको मिल रहा है, चारों तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। जल्दी से जुड़िए हमारे चैनल के साथ और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल भी बोर होने की ज़रूरत नहीं है, लंबा मिलता है पर लेकिन साथ साथ में उसके साथ कंटेंट मिलता है। जो पढ़ने वाला होता है वो कभी बोर नहीं होता। जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है पूनम गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCAER की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसके प्रेसिडेंट हैं नंदन नीलेकणी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और फाउंडेड हुई थी 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक होंगी। ये जो हैं थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2021 से भारत में प्रथम बार आयोजित होने वाले AFC चैंपियंस लीग 2021 में खेलने वाला प्रथम भारतीय फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है FC गोवा, ठीक है। चलिए
एफसी गोवा के खिलाड़ियों ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ चैंपियनशिप लीग के ग्रुप चरण में टीम के पदार्पण को बड़ा मौका करार देते हुए कहा कि इससे उन्हें दुनिया को भारतीय फुटबॉल की शैली को दिखाने का मौका मिलेगा। एफसी गोवा इस 14 अप्रैल को महाद्वीपीय क्लब प्रतियोगिता में खेलने वाला देश का पहला क्लब बन जाएगा। एफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण में पहले मैच में उनका सामना कतर के अल रियान से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को किया गया है। चलिए, ये हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लोंगजाम वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं और वर्तमान में निलंबित नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी के सीईओ भी हैं। वह नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के मुख्य आकर्षण में से लगभग 60 विशिष्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट के निर्माण को सूचीबद्ध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? तो इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। ठीक है, चलिए। नगर निगम लखनऊ के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने भारत में अपने पहले ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए अब तक 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। गाजियाबाद नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया है। बॉन्ड के जरिए जुटाई गई रकम से साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज को शोधित कर उन्हें उद्योगों को सप्लाई किया जाएगा। इस परियोजना पर 240 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा बनारस, आगरा और कानपुर नगर निगम भी जल्दी अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका ख़त्म हो चुका है, आप जानते हैं अगला। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब, जो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है ज़रूर से। डिटेल में बताएं, चाहे छोटे में बताएं, कुछ भी बताएं, आपके उस क्वेश्चन को, उस आंसर को वैल्यू दी जाएगी। अगर आपने एक डिटेल्ड आंसर दिया तो आपके लिए अलग से स्टार्टिंग में ही बताया जाएगा कि आपने कितना अच्छा उसके अंदर जवाब दिया। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह उपलब्ध है। 8 से 15 अप्रैल ख़त्म हो चुके हैं। इससे पीछे का अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको 1 से 7 अप्रैल का डाल दिया गया है। पिछले 3 महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, महीने के, तो वो आने वाले हैं जल्द ही, तीनों के पूरे मंथ के। फिर एक साथ 3 मंथ का आएगा, उसके बाद हर मंथ के आएंगे ही एक साथ, और बाकी वीकली आ ही रहे हैं। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।